नमस्ते दोस्तों, स्वागत है मेरे वीडियो में आपका। पहले तो जो नया है मेरे वीडियो पे तो प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको नए नए अपडेट मिलते रहे। अब बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। रसिकलाल सम्राट को देखने लगा। सम्राट ने रसिक को देखते हुए कहा, तुम्हारी फैमिली को कुछ नहीं होगा, यह मेरी गारंटी है। अब सच बताओ, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लिए भी बुरा होगा और तुम्हारे लिए भी। रसिक ने किसी तोते की तरह बोलना शुरू किया। जैसे जैसे सम्राट उसकी बात सुन रहा था, उसकी आंखें गुस्से में लाल होती जा रही थी। सम्राट ने गुस्से में रसिक लाल का कॉलर पकड़ते हुए कहा, कब से तुम उसकी मदद कर रहे हो? रसिक ने डरते हुए कहा, नेताजी, पिछले 2 महीनों से। जैसे ही सम्राट ने रसिक की बात सुनी, उसने रसिक को कॉलर से पकड़कर धक्का दे दिया और अपने बॉडीगार्ड को देखते हुए कहा, इसकी फैमिली की सेफ्टी जरूरी है, पर इसे छोड़ना मत, इसने हमें धोखा दिया है। इतना कहकर सम्राट बाहर जाने लगा। रसिक गिड़गिड़ाते हुए बोला, नेताजी माफ कर दीजिए मुझे, अब मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। सम्राट के चलते कदम रुक गए और बिना मुड़े ही रसिक को बोला, तुम जैसे धोखेबाजों पर मैं दोबारा विश्वास नहीं करता। इतना कहकर सम्राट वहां से निकल गया। अवनी, प्रिया, रिद्धि और नीरू, सिया सब पायल की हवेली पहुंच चुके थे। पायल अपनी माँ से मिलवाते हुए बोली, माँ, यह मेरी सहेलियां हैं जो मुंबई में मेरे साथ हॉस्टल में रहती हैं और कॉलेज में भी पढ़ती हैं। कुछ का तो मुंबई में ही घर है। उसने अवनी और रिद्धि की तरफ इशारा करते हुए कहा। देवकी जी ने सभी बच्चों को देखते हुए कहा, आओ बच्चों, पहले कुछ खा लो, तुम लोग इतने दूर से सफर करके आ रहे हो। सिया ने देवकी जी को देखते हुए कहा, आंटी, हम लोग आज बीएचयू गए थे घूमने के लिए और लंच भी हमने कर लिया है और सुबह सुबह होटल में हमने नाश्ता भी कर लिया था। देवकी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तुम लोग बीएचयू गए थे? सभी लड़कियों ने हाँ में सर हिलाया। अवनी ने पायल को देखते हुए कहा, अरे पायल, तेरी दीदी कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है जिनकी शादी होने वाली है। पायल ने ऊपर की तरफ इशारा किया और कहा, वह ऊपर वाले कमरे में है, चल हम वहीं चलते हैं। और अपनी माँ को बोलकर वह मीरा के कमरे में चली गई। जैसे ही पायल, रिद्धि, रिया, सिया, अवनी और नीरू मीरा के कमरे में पहुंची, मीरा जो फोन पर किसी से बात कर रही थी, अचानक सभी के आ जाने से मीरा घबराकर पीछे देखने लगी और अपने फ़ोन पर घबराते हुए बोली, मैं तुम्हें बाद में फ़ोन करती हूँ। इतना कहकर उसने फ़ोन कट कर दिया। पायल ने मुस्कुराते हुए मीरा से कहा, दीदी, यह मेरी सहेलियाँ हैं, आपकी शादी अटेंड करने आई हैं। मीरा ने मुस्कुराते हुए उन लोगों को बैठने के लिए कहा। नीरू पायल से बोली, यार पायल, तेरे जीजू का फोटो दिखाना। पायल ने कहा, अरे आज शाम को हम उनके पैलेस जाने वाले हैं ना, जो उनकी पुश्तैनी मकान है, जहाँ पर वह लोग बहुत पहले रहा करते थे, पर अब परिवार अलग होने की वजह से अब वहाँ नहीं रहते, पर शादी वगैरह उसी जगह पर होती है, तो हम वहाँ जाएंगे, तब तो डायरेक्ट मिल लेना, फोटो में देखकर क्या करेगी। इतना कहकर पायल हंसने लगी। नीरू ने हाँ में सर हिलाया और मुस्कुराते हुए मीरा को देखते हुए बोली, दी, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। मीरा देखने में मध्यम रंग की थी, दिखने में बहुत सीधी सादी, लेकिन कुछ तो उसके दिमाग में ऐसा चल रहा था जो कोई शायद समझ नहीं पा रहा था। जब पायल अपनी सहेलियों को लेकर कमरे में आई, तब मीरा किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और जैसे ही पायल अपनी सहेलियों के साथ कमरे में आई, वह एकदम घबरा गई। सम्राट की हवेली, खंडर। सम्राट उस खंडर जैसी हवेली से निकलकर अपनी हवेली में पहुंचा। जैसे ही वह अपनी हवेली में पहुंचा, वैसे ही वंदना, नियति और शालिनी तीनों उसका रास्ता रोकते हुए बोली, भाई, आपको याद नहीं है क्या आज हम पैलेस जाने वाले हैं? सम्राट को अचानक याद आया कि उसकी शादी होने वाली है। शादी का याद आते ही उसके सामने अवनी का मासूम चेहरा, उसकी खुलखिलाती हंसी और उसका डांटना याद आने लगा। सम्राट ने हाँ में सर हिला दिया और तीनों को बोला, आप सब रेडी हो जाओ, मैं अभी रेडी होकर आता हूँ। सामने से रुद्र प्रताप आते हुए बोले, सम्राट, जल्दी करो, घर के सभी लोग रेडी हो चुके हैं, सिर्फ तुम्हारे चलने की देरी है। सम्राट ने अपने बाबूजी को देखते हुए कहा, मैं रेडी होकर आता हूँ, आप सभी लोग को लेकर चलिए, मैं विजय के साथ आ जाऊंगा। रुद्र प्रताप ने ठीक है कहा और सभी को अपने साथ चलने के लिए कहा। रुद्र प्रताप की माँ कौशल्या जी अपनी बहू राधा जी और जानकी जी के साथ एक गाड़ी में बैठ गई। दूसरी गाड़ी में तीनों लड़कियां, शिवम, और तीसरी गाड़ी में रुद्र प्रताप, उसका छोटा भाई राम प्रताप और कुछ बॉडीगार्ड बैठ गए।
तीनों कार के आगे पीछे बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और उनकी गाड़ियाँ थीं। आखिर कौशल्या सीएम जो रह चुकी थी और उनका बेटा रुद्र प्रताप सीएम का दावेदार था, इसलिए उनकी सेफ्टी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए इतने सारे बॉडीगार्ड्स आगे पीछे चल रहे थे। सम्राट कमरे में आया और टॉवल लेकर बाथरूम में चला गया। इस वक्त उसके दिमाग में सिर्फ अवनी चल रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था वह क्या करे, पर अपने पिता की बात भी टाल नहीं सकता था, क्योंकि वह किसी की बात सुने या न सुने, लेकिन अपने पिता रुद्र प्रताप की बात को कभी टालता नहीं था। उसके बड़े पिता जो लखनऊ में पैलेस में रहते थे, उनका नाम लक्ष्मण प्रताप सिंह था। उनके साथ उनका बड़ा बेटा शिव प्रताप सिंह रहता था और वहाँ का कारोबार संभालता था। उसे राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं था और ना ही उसके पिता लक्ष्मण प्रताप सिंह को। इसलिए कौशल्या देवी ने अपना उत्तराधिकारी अपने बेटे रुद्र प्रताप सिंह को बनाया था। सम्राट जो टॉवल लिए अवनी के ख्यालों में गुम था, उसे रह रहकर बस अवनी की ही याद आ रही थी। वो शावर लेकर बाहर आया और मन में सोचते हुए बोला, क्या हो तुम, कौन हो तुम, कहाँ से आई हो? और आते ही सीधा मेरे दिल में उतर गई। उसने सीने पर दिल की जगह पर टैप करते हुए कहा। तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे कितना टाइम लगाओगे, जल्दी रेडी हो जाओ, मुझसे मिलना नहीं है क्या? सम्राट तो जैसे अपने सामने उस लड़की को देखते ही शॉक्ड रह गया, क्योंकि यह कोई और नहीं, अवनी खुद थी। सम्राट जो मिरर के सामने जो चेयर था उस पर बैठा हुआ था, वो जल्दी से उठ गया और अपने आप को देखने लगा, क्योंकि वह इस वक्त सिर्फ टॉवल में था। उसने अवनी को देखते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं, तुम्हें ही देखने आई थी। सब लोग चले गए और तुम अभी यहाँ ही हो। इतना बोलकर अवनी उसकी अलमारी से उसके लिए कपड़े निकालने लगी। सम्राट तो हैरान हुए सिर्फ अवनी को देख रहा था, पर दूसरे ही पल वह मुस्कुराते हुए अवनी के नजदीक जाने लगा। उसने जल्दी से अवनी को बाहों में भर लिया और उसे महसूस करते हुए अपनी आंखें बंद कर ली। तभी रामू काका ने सम्राट को अपने आप से दूर करते हुए कहा, अरे अरे साहब जी, यह क्या कर रहे हैं आप? रामू काका की आवाज से सम्राट का ध्यान टूटा और वह हैरान परेशान होते हुए रामू काका को देखने लगा। रामू काका ने सम्राट को देखते हुए कहा, अरे साहब, आपको क्या हो गया है? आप हमको काहे गले लगा रहे हैं? हम तो बोलने आए थे कि विजय साहब नीचे आपका इंतजार कर रहे हैं। सम्राट सकपका गया और अपनी चोरी पकड़ी न जाए इसलिए मुस्कुराते हुए बोला, कुछ नहीं काका, आप चलिए यहाँ से, मैं अभी आता हूँ। फिर अपने आप को मिरर में देखते हुए बोला, यह मुझे क्या हो गया था? मैं उस लड़की को इतना क्यों याद कर रहा हूँ और मैंने यह अभी अभी क्या हरकत की? उसने मन में सोचते हुए कहा, कैसे निकालूं मैं तुम्हें अपने दिल से? सिर्फ 2 बार मिला हूँ और ऐसे लगता है बरसों से जानता हूँ तुम्हें। भूलना चाहता हूँ, पर तुम हो कि मेरे दिल और दिमाग से निकल ही नहीं रही हो। उसने अपने सीने पर अपने दोनों हाथ रखा और सीधे बेड पर पीठ के बल गिर गया। वहीं दूसरी तरफ पायल की बहन मीरा और उसकी सारी सहेलियां, मीरा का भाई युवांश, सभी लोग पैलेस के लिए निकल गए। पैलेस जो लखनऊ में था, लखनऊ की दूरी वाराणसी से लगभग 5 घंटे की दूरी पर था। मनोहर ठाकुर जो मीरा, पायल और युवांश के पिता थे, उन्होंने सभी गाड़ियों के आगे पीछे बॉडीगार्ड का इंतजाम कर रखा था, क्योंकि वह भी बहुत बड़े ओहदे पर थे। उनका अलग से खुद की पार्टी थी, उसका नाम जनता पार्टी था। और इस लालच में सम्राट के पिता रुद्र प्रताप अपने बेटे की शादी मीरा से करना चाहते थे, ताकि वह खुद सीएम बन सके। सभी लड़कियां गाड़ी में बैठे हुए पूरे रास्ते मस्ती करते हुए पैलेस की तरफ निकल गई। सम्राट जो अपने कमरे में पीठ के बल लेटा हुआ सिर्फ अवनी के बारे में सोच रहा था। तभी उसके फ़ोन की रिंग बजी, जिसे सुनते ही सम्राट ने फ़ोन उठाकर देखा तो उसके ऊपर विजय का नंबर फ्लैश हो रहा था। उसने फ़ोन पिक किया और तभी विजय ने सामने से कहा, हेलो नेताजी, पैलेस के लिए निकलना है, बार बार बाबूजी का फ़ोन आ रहा है। सम्राट ने विजय को डांटते हुए कहा, आ रहा हूँ, क्या कर रहे हो तुम? कभी नौकर को भेज देते हो, कभी खुद कॉल करते हो। आ रहा हूँ ना? क्या तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है विजय? थोड़ा रुको। विजय ने ओके नेताजी कहा और सम्राट ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। विजय फ़ोन को घूरते हुए मन में सोचते हुए बोला, ये नेताजी को क्या हुआ है? यह तो सबसे पहले किसी भी काम के लिए निकल जाते हैं, आज इन्हें क्या हो गया? फिर उसने अपने दिमाग में आई सभी बातों को एक तरफ झटका और बाहर की तरफ कार के पास जाकर खड़ा हो गया। लगभग 10 मिनट के बाद सम्राट
कार के पास आया और गुस्से में घूरते हुए विजय को देखने लगा। विजय ने हकलाते हुए कहा, नेताजी चलें? पर सम्राट ने कुछ नहीं कहा और चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गया। उसी कार में 2 बॉडीगार्ड भी बैठे थे और विजय ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार चलाने लगा। सम्राट आज कुछ बदला बदला लग रहा था। उसने विंडो पर अपना सर रख दिया और बाहर देखने लगा। बाहर उसे हर जगह सिर्फ अवनी नजर आ रही थी। उसके दिलो दिमाग पर सिर्फ अवनी छाई हुई थी। सम्राट ने अपनी आंखें बंद की और खोलते हुए बोला, क्यों क्यों कर रही हो ये सब? शादी होने वाली है तुम्हारी सम्राट। कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास कि तुम्हें वो मिल सके। यह लाइफ तुमने खुद चुनी है, तो अब पीछे मुड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता, सम्राट ने अपने आप को समझाते हुए कहा। और सम्राट ने अपना ध्यान भटकाने के लिए अपने मोबाइल में कुछ देखने लगा। पैलेस में सम्राट की पूरी फैमिली पहुंच चुकी थी। जैसे ही लक्ष्मण प्रताप सिंह ने अपने भाई और अपने घर वालों को देखा, वह मुस्कुराते हुए आकर कौशल्या देवी के पैर छू लिया। कौशल्या देवी अपना हाथ उसके सर पर रखते हुए बोली, तुझे फुर्सत ना है कि आके अपनी माँ से मिले? इधर का कारोबार कैसा चल रहा है? लक्ष्मण जी ने कौशल्या जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, माँ यहाँ सब बढ़िया चल रहा है और शिव ने भी बहुत अच्छे से कारोबार संभाल लिया है। कौशल्या देवी पैलेस में घुसते हुए बोली, चलो बढ़िया है। सारी स्वागत की तैयारी हो गई है ना मनोहर के परिवार की? लक्ष्मण प्रताप ने हाँ में सर हिलाया और सारी तैयारी कौशल्या देवी और रुद्र प्रताप को दिखाने लगा। वहीं राधा जी, सुमित्रा जी और जानकी जी सभी लड़कियों के साथ अपने अपने कमरे में चली गईं। वह लोग सफर से काफी थक गई थी, इसलिए चुपचाप अपने कमरे की तरफ चली गईं। थोड़े टाइम के बाद ही जानकी जी के परिवार वाले भी आ गए। वो लोग काफी गरीब थे। जानकी की छोटी बहन छवि और उसकी माँ और उसके पिताजी पैलेस में जैसे ही अंदर आने लगे, कौशल्या देवी उसे घिन भरी नजरों से देखते हुए बोली, अरे अरे, ढंग से कपड़े तो पहन के आते, क्या पहन के आए हो? जानकी जी के माता पिता अपने आप को देखते हुए बोले, वह हमने नए ही कपड़े पहने हैं ठकुराइन। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हारा नया और पुराना तो एक ही होता है। इतना कहकर कौशल्या जी ने वहाँ के एक नौकर को इशारा किया और उन लोगों के लिए ले जाने के लिए कहने लगी। वहाँ का नौकर दीना दौड़ते हुए आया और उन लोगों को ग्राउंड पर ही पीछे साइड कमरा था वहाँ ले गया। जानकी जो अपने कमरे में थी, वह ऊपर से सब कुछ देख रही थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने दिमाग में कुछ प्लानिंग कर रखी थी और उसने तुरंत फ़ोन उठाया और किसी को फ़ोन किया और थोड़े टाइम में फ़ोन कट करते हुए एक शैतानी स्माइल किया और बोली, अब देखती हूँ तुम्हारे घर में मेरी छोटी बहन कैसे नहीं आती। इतना कहकर जानकी जोर जोर से हंसने लगी और हंसते हुए बोली, जब मेरी बहन भी इस घर में आ जाएगी तो मैं और मेरी बहन इस पूरी सिंह हवेली पर राज करेंगे। तब देखते हैं तुम क्या करती हो कौशल्या ठकुराइन। इतना कहकर उसने कौशल्या की तरफ एक नफरत भरी निगाह से देखा। कुछ वक्त के बाद सिंह पैलेस के बाहर एक के बाद एक गाड़ियां रुकने लगी। कौशल्या, रुद्र प्रताप सिंह, सुमित्रा जी, राधा जी, जानकी और उसके परिवार वाले छवि और सभी लोग जल्दी से पैलेस के गेट पर आ गए। लाइन से सभी नौकर हाथ में फूल की थाली लिए खड़े थे। जैसे ही सब उतरे, सभी आदमी ने उन लोगों पर फूल बरसाना शुरू कर दिया। मनोहर जी मुस्कुराते हुए अपनी बेटियों को बाहर आने के लिए बोले। देवकी जी पहले बाहर आईं, उसके बाद मीरा, पायल और बाकी सभी लड़कियां अवनी के साथ बाहर आईं। अवनी मुस्कुराते हुए कहा, वाह कितना बड़ा पैलेस है और यह तो एकदम रॉयल ट्रीटमेंट है। क्योंकि अवनी और उसके दोस्तों पर फूल जो बरसाए जा रहे थे, जिससे अवनी बहुत खुश हो रही थी। अवनी ने रिद्धि को देखते हुए कहा, यार यह तो बहुत बड़ी फैमिली लगती है। मीरा दीदी की तो किस्मत चमक गई। इतना कहकर अवनी अपने दोस्तों के साथ अंदर आ गई। कौशल्या सभी को देखते हुए बोली, आओ आओ मनोहर, अपना ही घर समझो, बेटी दे रहे हो तुम अपनी। मनोहर मुस्कुराता हुआ कौशल्या जी के पास आया और उनके पैर छू लिए और बोला, हाँ माँ, अब तो हम रिश्तेदार होने वाले हैं। रुद्र प्रताप आगे बढ़कर मनोहर के गले लगे और उसकी पीठ को थपथपाते हुए बोले, क्या बात है मनोहर, पूरी फैमिली के साथ आए हो ना? और तुम्हारे रिश्तेदार? मनोहर ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ अभी शाम तक आ जाएंगे यहाँ पर। मीरा, पायल और उसके साथ आई सारी लड़कियों की नज़र मीरा के दूल्हे को ढूंढ रही थी। यह समझते हुए मनोहर ने रुद्र प्रताप से कहा, अरे सम्राट कहाँ है? रुद्र प्रताप मुस्कुराते हुए बोले,
वह रास्ते में है, आता ही होगा। मनोहर जी ने हाँ में सर हिलाया। रुद्र प्रताप ने उन लोगों को आराम करने के लिए कहा। सभी लोग नौकर के बताए हुए कमरे में चले गए। अवनी को फर्स्ट फ्लोर पर कमरा दिया गया था और उसकी सहेलियों को भी। वहाँ इतने सारे कमरे थे कि समझ में नहीं आ रहा था कि रूम कौन सा है, और सारे रूम सिमिलर लग रहे थे। और वह पैलेस इतना बड़ा था कि अवनी का सर चकरा रहा था। अवनी अपनी फ्रेंड को बोली, चलो इस पूरे पैलेस का चक्कर काट के आते हैं, यह कितना बड़ा है ना। रिद्धि, रिया और सिया, पायल सभी लोग मुस्कुराते हुए बोले, हाँ यार, पैलेस तो बहुत बड़ा है, पर अभी आराम करते हैं, थोड़े टाइम के बाद चलेंगे। अवनी ने भी मुंह बनाते हुए कहा, ठीक है, तुम लोग ऐसे ही करते हो। फिर वह वॉशरूम चली गई और थोड़े टाइम के बाद फ्रेश होकर आई और वह भी उन लोगों के साथ वहाँ लेट गई। राधा जी ने नियति को देखते हुए कहा, नियति जाओ पूछ कर आओ कि मेहमानों को कुछ चाहिए तो नहीं। नियति ने हाँ में सर हिलाया और वह मेहमानों के कमरे की तरफ जाने लगी। जैसे ही नियति मेहमानों की तरफ जाने लगी, तभी किसी मजबूत हाथ ने उसे एक रूम में खींच लिया। नियति घबराहट में सामने देखने लगी, पर अंधेरा होने की वजह से उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था और उसके फेस पर एक मजबूत हाथ उसका मुंह को दबाए हुए था। सम्राट की कार पैलेस में आकर रुकी और वह सीधे अपने कमरे की तरफ जाने लगा। नीचे हॉल में बैठी कौशल्या जी, रुद्र प्रताप, मनोहर जी, लक्ष्मण प्रताप सभी सम्राट को देख रहे थे और सम्राट का ध्यान उन लोगों पर था ही नहीं। कौशल्या जी ने सम्राट को आवाज देते हुए कहा, ए लड़के, कहाँ जा रहा है? यहाँ पर हम लोग बैठे हैं, तुझे दिखाई नहीं दे रहा का? हाँ, बिना देखे ऊपर जा रहा है। सम्राट ने एक नज़र अपनी दादी को देखा, उसके बाद आकर सभी के पैर छुए और कहा, दादी मैं बहुत थक गया हूँ, इसलिए ऊपर जा रहा था। इतना कहकर सम्राट अपने कमरे में चला गया। सम्राट की दादी कौशल्या ने सम्राट को देखते हुए कहा, यह लड़का भी ना कभी नहीं सुधरेगा। इतना कहकर मनोहर जी को देखने लगी। मनोहर जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे जाने दीजिए माँ, 5 घंटे का सफर तय करके आया है, ऊपर से सुबह पूजा भी था, थक गया होगा। कौशल्या जी ने मुंह बनाते हुए कहा, आजकल के लड़के इतनी बात में ही थक जाते हैं। वो लोग राजनीति की बातें करने लगे। सम्राट अपने रूम में आया और टॉवेल लेकर बात लेने चला गया। उसने इस वक्त बाथरूम में वॉल पर अपना हाथ टिका रखा था और शावर का ठंडा पानी महसूस कर रहा था। शावर का ठंडा पानी उसके बदन पर गिर रहा था तो उसने अपनी आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करते ही अचानक ही अवनी का मासूम चेहरा उसे फिर नजर आने लगा। उसने अपनी मुट्ठियां कसकर वॉल पर मारते हुए कहा, क्यों क्यों आ रही हो तुम बार बार मेरे सामने? भूलना चाहता हूँ पर भूल नहीं पा रहा हूँ। हर वक्त बस तुम मेरे दिलो दिमाग पर छाई हुई हो। कैसे पीछा छुड़ाऊं मैं तुमसे? इतना कहकर उसने गुस्से में अपनी आंखें खोली तो उसकी आंखें गुस्से में एकदम लाल थीं। सम्राट ने अपने आप से कहा, क्यों मुझे इतनी बेचैनी हो रही है? क्या करूं मैं? हर पल तुम मेरे दिलो दिमाग में अपनी जगह बनाती जा रही हो। अब तक अवनी और उसके दोस्त आराम कर चुके थे और अवनी ने सभी को देखते हुए कहा, अब तुम लोगों ने आराम कर लिया ना, तो अब चलो हम लोग नीचे देखते हैं क्या क्या है यहाँ पर। इतना बड़ा रॉयल पैलेस और यहाँ लोग इंडिया में यही सब तो देखने आते हैं और मैं इसके अंदर रहकर भी कुछ फोटो क्लिक नहीं कर पा रही हूँ, तो फायदा क्या? इतना कहकर अवनी सबको जल्दी चलने के लिए बोलने लगी। रिद्धि ने अवनी को देखते हुए बोला, यार तुझे कितनी बेचैनी हो रही है सब कुछ देखने की? अभी शादी होने तक 4 दिन हम यहाँ ही रहने वाले हैं। अवनी ने गुस्से में कमर पर हाथ रखते हुए कहा, तो हमें घूमने नहीं मिलेगा, हमें यहाँ पर अपने दोस्त के साथ उसकी हेल्प करनी पड़ेगी, समझी? अब चलो जल्दी। रिद्धि, रिया, सिया, नीरू, पायल सबने हाँ में सर हिलाया और मीरा से बोलकर वो लोग ग्राउंड फ्लोर पर चले गए और अवनी अपना कैमरा लिए चारों ओर फोटो क्लिक करने लगी। अवनी ने इस वक्त एक टी शर्ट और एक डेनिम की जीन्स पहनी हुई थी। शर्ट का कलर लाइट ब्लू था और जीन्स डार्क ब्लू था, जिसमें वह बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं दूसरी तरफ नियति की आंखें डर से चौड़ी हो गई और उसकी आंखों से एक आंसू निकलकर उसके गालों पर लुढ़क गया, क्योंकि वह बोल नहीं पा रही थी और ना ही किसी को देख पा रही थी। तभी किसी की गर्म सांसें उसकी गर्दन पर महसूस हुई और उस आदमी ने कहा, नियति, यह मैं हूँ, युवांश। युवांश का नाम सुनते ही नियति ने आंखें बंद की और अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, युवांश, तुम भी ना मुझे डरा ही दिया था, तुम एक दिन मेरा हार्ट फेल करवाओगे। इतना कहकर नियति उसे देखने लगी। युवांश ने जल्दी से नियति को पकड़ा और अपने गले लगा लिया और गले लगाते हुए कहा, यार कितने दिन के बाद तुम मिलती हो और वह भी तुम मुझसे डरती हो? तुम्हें अभी तक मेरा टच समझ में नहीं आया क्या?
नियति ने युआंस के सीने पर हाथ रखते हुए कहा, तुम अचानक ऐसे करोगे तो मैं कैसे समझूंगी? थोड़ा टाइम के लिए तो मैं एकदम ब्लैंक हो गई थी। नियति बोल ही रही थी कि युवांश ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए और उसे पैशनेटली किस करने लगा। नियति ने पहले विरोध किया, उसके बाद वह भी उसका साथ देने लगी। युवांश उसे किस करते हुए बेड तक लेकर गया और बेड पर लिटाकर उसके ऊपर आ गया और उसे बेतहासा किस करने लगा। नियति भी उसका साथ दे रही थी। अब युवांश के हाथ नियति के ड्रेस के अंदर उसके पेट पर सहला रहे थे और नियति सिहर रही थी। तभी नियति को अपनी बड़ी माँ राधा की आवाज आई। वह जल्दी से युवांश से दूर होते हुए बोली, युवांश हटो, बड़ी माँ आ रही हैं। युवांश ने उसके दोनों हाथों को कसकर बेड पर धंसाते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं। एक तो तुम इतने दिन बाद मिलती हो, हम चोरी छुपे मिलते हैं, उसमें भी यह सब, बिल्कुल नहीं। आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इतना कहकर युवांश भी नियति को किस करने लगा। सम्राट बाथरूम से बात लेकर बाहर निकला। इस वक्त उसने अपनी कमर पर एक टॉवेल लपेटी थी। सम्राट मिरर के सामने जाकर खड़ा हो गया और अपने बालों को अपने हाथों से रब करते हुए अपने आप को देखने लगा। तभी उसके कानों में किसी के खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सम्राट ने अपनी आंखें बंद की तो उसे अवनी का खूबसूरत चेहरा नजर आने लगा। फिर उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, नहीं सम्राट, बस हो गया, बस कर। इतना कहकर उसने अपने दिमाग से अवनी का ख्याल झटका और फिर अपने बालों को सुखाने लगा। अचानक उसे फिर से खिलखिलाने की हंसी उसके कानों में सुनाई दी। वह समझ नहीं पा रहा था हो क्या रहा है। उसके कदम अपने आप बालकनी के पास चले गए। उसने जैसे ही बालकनी के नीचे देखा तो अवनी अपने दोस्तों के साथ मस्ती करते हुए यहाँ वहाँ भाग रही थी और रिद्धि उसके पीछे पीछे दौड़ रही थी। रिद्धि उसे गुस्सा करते हुए बोली, अगर तूने वो फोटो रखा ना तो अच्छा नहीं होगा। और वह अवनी को पीछे दौड़ रही थी और अवनी हंसते हुए यहाँ वहाँ दौड़ रही थी। सम्राट उसे देखकर हैरान था। उसने अपनी आंखें बंद की, उसके बाद वापस खोली। उसे फिर से अवनी नजर आ रही थी। फिर उसने अपने दिमाग से अवनी का ख्याल निकालते हुए कहा, अब तक तो वह आंख बंद करने पे नजर आती थी, अब तो आंखें खोलकर भी दिखाई देने लगी है। तेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी सम्राट। तुझे इतना सख्त इंसान समझते हैं लोग, यह तो तुझे पागल ही करके मानेगी। तुझे हो क्या गया है सम्राट? नहीं नहीं सम्राट, यह वह नहीं है। तुझे याद है ना सिंह हवेली में क्या हुआ था? तू रामू काका को पकड़कर खड़ा था। कितना बेवकूफ है तू। वह रामू काका क्या सोचते होंगे तेरे बारे में। इतना सोचते हुए उसने अवनी का ख्याल अपने दिमाग से झटका और वापस रूम में आ गया और अपनी टी शर्ट और लोअर पहनकर वह नीचे चला गया। राधा जी, सुमित्रा, जानकी, देवकी जी, मीरा, यह लोग एक साथ बैठे बातें कर रहे थे। राधा जी ने मीरा के सर को सहलाते हुए कहा, तुम बहुत प्यारी हो बेटा। मैंने माँ जी से तुम्हारे बारे में सुना था कि तुम बहुत गुणी हो और तुमने पढ़ाई भी बहुत अच्छी की है। मीरा ने हामी सर हिलाया और उनकी बातें सुनने लगी, लेकिन मीरा का ध्यान तो कहीं और ही था। जानकी भी मीरा को बहुत ध्यान से देख रही थी। मीरा की बेचैनी भापते हुए जानकी ने मीरा से कहा, मीरा, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। चलो हम दोनों किचन में चलते हैं ताकि तुम्हारे हाथ की एक कप चाय भी पी लूं। मीरा ने हामी सर हिलाया और जानकी के साथ किचन में चली गई। अवनी, रिद्धि, रिया, नीरू और सिया, यह लोग गार्डन में मस्ती कर रहे थे। अवनी सम्राट के बारे में बिल्कुल भूल चुकी थी। उसे इस वक्त अपने में ही मस्ती छाई हुई थी। उसने रिद्धि का एक फोटो क्लिक किया था जिसमें रिद्धि अपने नोज को क्लीन कर रही थी, जिसे देख देख कर अवनी उसे छेड़ रही थी और रिद्धि उस फोटो को डिलीट करने के लिए कह रही थी। पर अवनी कौन सा मानने वाली थी, उसे तो मस्ती सूझ रही थी। इसलिए वह रिद्धि को दिखा दिखा कर चिढ़ाते हुए यहाँ वहाँ भाग रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। सम्राट अपने कमरे से बाहर निकलकर नीचे हॉल में अपनी दादी, अपने पिता रुद्र प्रताप और मनोहर जी, बड़े पिता लक्ष्मण प्रताप के साथ बैठ गया। वह बातें कर रहा था। तभी उसे गार्डन से बहुत तेज लड़कियों के हंसने की आवाज आ रही थी। तो उसने अपनी दादी को कहा, दादी, ये गार्डन में कौन है? कौशल्या ने मनोहर को देखते हुए कहा, अरे इसकी बेटियों की सहेलियां आई हुई हैं। वही हैं, बताओ, इतनी बड़ी बड़ी हो गई हैं, लेकिन जरा भी उन लोगों को रहने सहने का ढंग ना है। कपड़े तो ऐसे पहने हैं मानो रुमाल में ही काम चला लेंगे। मनोहर जी अपनी नजरें यहाँ वहाँ करने लगे क्योंकि उनके घर की सोच ऐसी नहीं थी। लेकिन मीरा का रंग सांवला होने की वजह से वह मीरा की शादी सम्राट से करना चाहते थे और सम्राट देखने में बहुत ज्यादा हैंडसम था और पढ़ा लिखा भी था, इसलिए मनोहर जी को कोई ऐतराज नहीं था। सम्राट से शादी करने में
उन्हें पता था कि अगर वह नहीं करेंगे तो कोई और लड़की उससे शादी कर लेगी, क्योंकि उसके घर की बहुत सारी लड़कियां उसे बहुत पसंद करती थी। थोड़े टाइम के बाद ही मनोहर जी की और फैमिली आ गई, जिसमें देवकी जी की बहन निर्मला, उनकी 2 बेटियां नेहा, सोनी और मनोहर जी की बहन रंजना, उनकी भी एक बेटी मोहिनी थी। सभी को मनोहर जी ने और लक्ष्मण प्रताप, रुद्र प्रताप ने स्वागत करते हुए अंदर सोफे पर बिठाया। तभी किचन से जानकी और मीरा चाय और पानी लेकर आए। सम्राट ने एक नज़र उठाकर भी मीरा को नहीं देखा, पर मीरा की नज़रें सिर्फ सम्राट पर ही थी। मीरा जैसे ही सम्राट को देखी, उसके दिल की धड़कन तेज हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं मीरा भी उसे पसंद करती थी। पर क्या कारण था मीरा की उदासी का, यह कोई नहीं जानता था। जानवी मीरा को ही ध्यान से देख रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था मीरा के ऐसा करने पर। मनोहर जी के घर की सभी लड़कियों की नज़र सिर्फ सम्राट पे थी, जिसकी वजह से सम्राट अनकंफर्टेबल हो रहा था। इसलिए उसने एक्सक्यूज मी कहा और वहां से गार्डन एरिया की तरफ चला गया। वहीं रिद्धि और अवनी आगे पीछे दौड़ रहे थे। अवनी आगे आगे किसी चूहे की तरह और रिद्धि उसके पीछे पीछे किसी बिल्ली की तरह। रिद्धि ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, अवनी की बच्ची, मैं तेरी जान ले लूंगी अगर तूने वो फोटो व्हाट्सएप पर किसी को भी भेजी तो। पर अवनी कहाँ मानने वाली थी। वह हंसते हुए बोली, नहीं, यह तो मैं उसे भेजूंगी। रिद्धि की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गई। वह गुस्से में चीखते हुए बोली, अवनी की बच्ची, मैं सच कह रही हूँ, मैं तेरी जान ले लूंगी अगर तूने किसी को भी यह फोटो भेजी तो। और इतना कहकर वह अवनी के पीछे दौड़ने लगी। अवनी जो पीछे देखते हुए भागी जा रही थी, अचानक ही किसी से जोर से टकराई और टकराते ही वह नीचे गिरने लगी। तो उस शख्स ने उसकी नाजुक कलाई अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया और उसे खींचकर उसे अपने सीने से लगा लिया। अवनी भी हाँफते हुए उसके सीने से लगी हुई थी और उसकी आंखें इस वक्त डर से बंद थी। यह सारा नजारा रिद्धि देखकर हैरान थी। अवनी ने सम्राट की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में कस लिया था और उसके सीने से लगी हुई थी। इस वक्त अवनी हाँफ रही थी और उसके दिल की धड़कन तेज थी। अवनी के दिल की धड़कन तो इसलिए तेज थी क्योंकि वह दौड़ रही थी, पर जिस शख्स ने अवनी को होल्ड किया हुआ था अपनी बाहों में, वह कोई और नहीं सम्राट था। और सम्राट का दिल तो किसी रोलर कोस्टर की तरह धक धक कर रहा था, क्योंकि जिसे वह सपने में देखा करता था वह उसके सामने और उसके सीने से लगी हुई थी, उसकी बाहों में थी, जिसे देखते हुए सम्राट ने अपने दोनों हाथों को अवनी की कमर पर बांध दिए। जैसे ही सम्राट ने यह किया, अवनी अचानक होश में आई और अपना सर उठाकर सम्राट को देखने लगी। रिद्धि तो और हैरान होते हुए आंखें फाड़े उन दोनों को देख रही थी और मन में सोचते हुए बोले, यह कौन है? यह तो वह मंदिर वाला लड़का लग रहा है और इसने अवनी को ऐसे कैसे पकड़ा है? इतना कहकर रिद्धि फिर अपना सर टेढ़ा किए उन दोनों को देखने लगी। सम्राट की अवनी की कमर पकड़ने पर अवनी को जैसे ही होश आया, अवनी ने जल्दी से सम्राट को धक्का देते हुए बोली, हे मिस्टर मैड, पागल कहीं के, तुम सही में पागल हो क्या? यह क्या कर रहे थे? अवनी की इतनी तेज आवाज सुनकर मीरा, पायल, देवकी जी सब वहां दौड़ते चले आए। तो सम्राट ने जल्दी से अवनी को थोड़ा दूर किया। पायल ने मुस्कुराते हुए अवनी और अपने फ्रेंड से कहा, अरे अवनी, यही तो हैं मेरे जीजा जी। जैसे ही अवनी ने यह बात सुनी, वह हैरानी भरी नजरों से सम्राट को देखने लगी। सम्राट भी अपने माथे को रख करते हुए कभी अवनी को देखता तो कभी पायल को देखता और बिना कुछ बोले वहां से आगे बढ़ गया। अवनी ने एक नजर सम्राट को देखा, उसके बाद पायल का हाथ पकड़ के उसे एक कमरे में ले गई और बोली, तू पागल है क्या? इससे अपनी मीरा दी की शादी कर रही है? अरे ये बहुत बड़ा पागल है, तू कोई और लड़का ढूंढ ले, इससे शादी मत कर। पायल अपनी आईब्रो जोड़ते हुए बोली, तू पागल हो गई है अवनी, क्या कह रही है? तुझे पता नहीं है वह कौन है? यह वाराणसी के सबसे बड़े नेता का बेटा है और वह भी चीफ मिनिस्टर बनने का दावा रखता है। पूरे वाराणसी को संभालने वाला है ये। इसकी पहुंच बहुत आगे तक है, तुझे पता नहीं है। इससे लोग डरते हैं और मानते भी बहुत हैं, क्योंकि यह गरीबों की बहुत हेल्प करता है। अवनी अपना सर खुजलाते हुए बोली, यार तुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो ये पूरा पागल लगता है, इसकी हरकतें पागलों जैसी है। पायल ने अवनी को देखते हुए कहा, चिल कर, तू छोड़ ये सब, तू तो सिर्फ शादी एंजॉय कर। अवनी ने भी हाँ में सर हिला दिया और कुछ सोचते हुए वह अपने कमरे की तरफ चली गई। सम्राट जो इस वक्त शॉक्ड में था वह और चला जा रहा था, उसका माइंड ब्लैंक हो चुका था, क्योंकि उसने अवनी को देखा और वह भी, उसे ये पता चल गया कि उसकी शादी होने वाली है। वह परेशान था क्योंकि वह कहीं न कहीं अवनी को पसंद करने लगा था। अब वह मन में यही सोच रहा था कि अवनी के सामने होते हुए वह मीरा से शादी कैसे करेगा। यही सब सोचते हुए उसका सर फटा जा रहा था।
आज अवनी उसके सीने से लगी हुई थी। उस एहसास को वह भूल नहीं पा रहा था। उसके रोम रोम में अवनी का वह उसे छूना उसे झकझोर जा रहा था, इसलिए वो और बेचैन हो गया था। क्या करेगा परेशान सम्राट? क्या करेगी मीरा यह शादी? जानने के लिए सुनते रहिए मेरी स्टोरी कातिलाना इश्क तेरा, सिर्फ सोना स्टोरी राइटर पे। प्लीज़ दोस्तों मेरे इस चैनल को लाइक करिए, कमेंट्स कीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि न्यू अपडेट आपको मिलती रहे। थैंक यू पूजा जी कमेंट्स करने के लिए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा एक साथ चैप्टर अपडेट कर रही हूँ ताकि आपको जल्दी से 61 चैप्टर तक ले जा सकूँ। थैंक यू वेरी मच।